आमतौर से गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर लोग विदेश घूमने का प्लान बनाते हैं। अमेरिका, सिंगापुर, न जाने कहाँ कहाँ। पर मैं ऐसा नहीं था। मुझे बचपन से ही अपने दादाजी के गांव जाना बहुत पसंद था। आखिर वो भी क्यों नहीं। दादाजी और दादी मुझे खूब प्यार करते थे, अच्छा अच्छा खाना खिलाते और मेरे वहाँ पर कुछ पुराने दोस्त भी थे जिनके साथ मैं दिन भर खेला करता था। उस समय मैं 8th क्लास में पढ़ता था। गर्मियों की छुट्टियां जैसे ही हुई, मैं अपनी माँ से दादाजी के घर और गांव जाने की जिद करने लगा। न जाने मेरी माँ उस समय किस काम में लगी रहती थी, इस वजह से उसने मुझे गांव जाने के लिए कुछ पैसे दे दिए और मुझसे कहा कि वो कुछ दिनों बाद वहां पर आ जाएंगे। मैं बड़ा खुश हो गया अपने दादाजी के गांव जाने के लिए। बड़ा ही बेताब था, पर मुझे क्या पता था कि वो आखिरी बार होगा जब मैं अपने दादाजी के गांव जा रहा हूँगा। खैर, मैंने शाम की बस पकड़ी और अपने दादाजी के गांव के लिए निकल पड़ा। दादाजी का गांव मेरे घर से कुछ 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए वहां जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता था। बस ने मुझे रात होते ही गांव में उतार दिया। मैं गांव आ रहा था, ये बात मेरे दादाजी को माँ ने पहले ही बता दी थी, इसलिए वो बस स्टैंड पे मुझे लेने तक आ गए थे। मैंने इधर उधर न अपनी नज़र घुमाई और वो मुझे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। रामतीर्थ पांडे, मैं जोर से चिल्लाया। ये मेरे दादाजी का नाम था। मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था और मैं कभी कभी उन्हें मस्ती मजाक में उनके नाम से भी बुलाता था। वो खड़े हुए और मुझे देखकर उनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो देखने में काफ़ी पतले थे और उनका शरीर काफ़ी लंबा। उनके सिर पर हमेशा एक चोटी बनी हुई दिखाई देती थी। वो कभी कभी दूसरों के घर जाके पूजा पाठ भी किया करते थे। उनकी उम्र 70 के करीब थी, पर उनका स्वास्थ्य एकदम सही रहता था। उनकी आंखों में अभी भी एक चमक रहती। मैं दादाजी के पास झट से पहुंचा और उनके पास पहुंचते ही उनके पैर छूने लगा। उन्होंने मेरे हाथ से मेरे थैला लेने की कोशिश की, पर मैंने उन्हें मना कर दिया, ये कहते हुए कि दादाजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको इतने भारी सामान उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादाजी हंसकर बोले, हाँ बेटा, आखिरी बार जब देखा था तब से तो काफ़ी लंबे हो गए हो। दादाजी ने मेरा एक हाथ पकड़ा और हम दोनों अपने घर की ओर चल दिए। मैं घर पहुंचा और दादी से लिपट गया। दादी को यह नहीं पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, इसीलिए वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हो गई थी। मैंने उनके पैर छुए और यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। अब क्योंकि गांव में लोग जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, इसलिए दादी ने मुझे खाना परोस दिया और मैं खाना खाकर खाट पर लेट गया। मेरी आंख लग चुकी थी, पर थोड़ी देर बाद ही मेरी नींद किसी आवाज़ से खुल गई। वो मेरे दादाजी की आवाज़ थी। वो कुछ कह रहे थे बहुत ही धीमे स्वर पे, पर मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। अरे, उस किले में रामू की लाश मिली है, तुम ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं जाना, समझ गई ना? हाय राम, बेचारी की उम्र ही क्या थी, मेरी दादी बोली। मैं उठ गया और अपने दादाजी के पास चला गया। मुझे बाथरूम करने जाना है, ये बहाना करके मैं घर के बाहर आ गया और सोचने लगा कि दादाजी किस रामू की बात कर रहे थे। मैं घर के थोड़े बाहर आ गया और हल्का होने लगा और तभी मुझे दूर कुछ दिखाई दिया। वो मेरा वहम था या कुछ और, पर मुझे दूर काले अंधेरे में लाल लाल कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी आंखों को रगड़ा और वापस उस दिशा में देखा, तो अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और वापस अपने दादाजी के साथ सोने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह 7 बजे मेरी नींद खुल गई। गांव के लोग काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं, इसीलिए मेरे कानों में सुबह सुबह जानवरों की चहल पहल और लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठा और सबसे पहले अपने दोस्तों के घर जाने लगा। मैं उनसे 1 साल बाद मिल रहा था, इसीलिए वो मुझे देखकर काफ़ी खुश थे। हमारा 5 लोगों का ग्रुप था, जिसमें मैं, मुकेश, लालू और चौधरी थे। हम सब एक दूसरे को मजाक में
इन्हीं टेढ़े मेढ़े नामों से बुलाते थे। खैर, मैंने घर जाकर चारों को बुलाया और हम पांचों मिलकर उस गांव के तालाब के पास पहुंच गए। दोपहर का समय था और हम पांचों तालाब में मस्ती कर रहे थे। कभी मुकेश मेरे ऊपर पानी फेंकता, कभी मैं सोनू के ऊपर। हम ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी लालू बोल पड़ा, अरे वैसे तुम लोगों को पता है, रामू भैया की लाश कुछ दिनों पहले किले में पड़ी हुई मिली है। तभी सोनू बोला, हाँ, लोग कह रहे हैं कि वो नशा करने के लिए उस किले के अंदर गया था और फिर रामू भैया को महारानी दिख गई थी। मैंने उनकी बातें सुनी और फिर मुझे दादाजी की रात में कही हुई वो बात याद आ गई। मैं उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछने लगा, अरे सोनू, तुझे पूरी बात पता है क्या? कल रात मेरे दादाजी भी इसी बारे में कुछ कह रहे थे। सोनू ने ना में गर्दन हिलाई। हम सब नहा चुके थे और अब अपने अपने कपड़े पहन लिए थे। तालाब में खेलते खेलते शाम हो गई। हमें पता ही नहीं चला कब शाम हो जाती है। दादी ने रात होने से पहले घर आने के लिए कहा था, इसलिए मैं उन सभी से जल्दी जल्दी चलने को कह रहा था। हम सब रास्ते में ही थे और तभी चौधरी बीच में बोल पड़ा, वैसे तुम लोगों को किले का रास्ता पता है क्या? हम चारों उसे घूरने लगे और उसके अटपटे सवाल पर उसका मजाक बनाने लगे। लालू बोला, रास्ता मालूम है? क्या मतलब रास्ता मालूम है? किला कोई सुई थोड़ी है जो घास के ढेर में गुम हो जाए। इतना बड़ा किला है, गांव के हर कोने से दिखाई देता है। दरअसल मेरे दादाजी के गांव में एक पुराना किला था। पुराना होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से खंडहर नहीं बना था अभी तक। चौधरी की माँ ने अकेले उसे बड़ा किया था, इसीलिए उसकी माँ उसे गांव में ज़्यादा भटकने नहीं देती थी और इसी वजह से चौधरी किले का रास्ता पूछ रहा था। अब कहानी पर वापस आते हैं। हम सब हंसने लगे, पर चौधरी एकदम शांत था। वो धीरे से बोला, मुझे किले के बारे में एक बात पता चली है। रामू भैया की अचानक मौत कैसे हुई, इसका कुछ अंदाज़ा भी है तुम लोगों को? अब हम दोस्त पूरी तरह शांत हो चुके थे। हम समझ गए थे कि चौधरी हंसी मजाक करने के मूड में नहीं था। उन चारों में से सबसे पहले मेरा घर पड़ता था। उन सभी ने मुझे मेरे घर पर छोड़ा, पर जाते जाते चौधरी ने सबसे कहा, सुनो, मुझे तुम लोगों को कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। क्यों ना कल हम सभी शाम को किले के बगल वाले पार्क में मिले? चौधरी की बात सुनकर हम सब थोड़ी देर शांत रहे। फिर लालू ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे भी वो पार्क ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ पर मस्त हवा चलती है और एक नंबर नज़ारा भी दिखता है। हम सब ने हाँ में सर हिलाया और अपने अपने घर चले गए। मैं घर के अंदर गया और अपने हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ जाता हूँ। दादी ने मुझे खाना परोसा और मेरे साथ खाना खाने बैठ गई। अक्सर मैं मेरे दादा दादी एक साथ खाना खाते थे और अब मैं अपनी दादी से पूछने लगा, अरे दादी, दादाजी कहाँ हैं? दादी खाना खाते हुए बोली, बेटा वो बगल वाले गांव में कुछ काम से गए हुए हैं, परसों ही आएंगे। दादाजी भी ना कितने मशहूर है, हर कोई अपने गांव में पूजा पाठ के लिए उन्हें ही बुलाता है। मैं हंसते हुए बोला, पर दादी कहीं और खोई हुई लग रही थी और वो बोली, हाँ अब जो भी हो तू खाना खाकर सो जा। मैंने खाना ख़त्म किया और दादी के साथ सोने चला गया। मेरे दिमाग में चौधरी की बताई हुई बात घूम रही थी। न जाने वो क्या बताना चाह रहा था। मेरी आँख कब लग गई मुझे पता नहीं चला। अगले दिन मेरी नींद काफ़ी जल्दी खुल गई। मैंने दादी का काम में थोड़ा हाथ बटाया और अपने जो भी खिलौने थे उनके साथ खेलने लगा। मस्ती करते हुए और दादी से बात करते हुए समय कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। शाम हो गई और मैं घर से बाहर निकलने लगा। इससे पहले मैं घर से बाहर जाता, मुझे दादी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे अर्जुन, कहाँ जा रहा है? मेरे पैर अपनी जगह पर ही रुक गए। मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूँ ये सोचने लगा। अगर मैं दादी को बता देता कि मैं किले वाले पार्क में जा रहा हूँ तो मुझे घर के बाहर कदम भी नहीं रखने देती।
मैं खड़े खड़े बस बहाना बनाने लगा। अरे दादी बस दादी हम बस वो चौधरी के घर जा रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे राम तीर्थ खड़ा हुआ था। वो शायद मेरी और दादी की बातों को सुन रहा था। मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक मस्ती भरी मुस्कुराहट फैल गई। दादी अंदर से बोली, अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हम दोनों मेरे घर से सीधा पार्क की ओर चल दिए। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। हम जब पार्क में पहुंचे तो चौधरी और बाकी के लोग हमारा इंतजार ही कर रहे थे। हम वहां पहुंचे और हमारे आते ही चौधरी ने हम सभी से उसके पीछे पीछे आने को कहा। वो पार्क के बगल में किले की पुरानी सीढ़ियों से नीचे चलता जा रहा था। वो सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी और बड़ी थी, मानो किसी छोटे से चबूतरे की तरह हो वो सीढ़ियाँ। उन सीढ़ियों के दोनों तरफ बड़ी बड़ी घास उग गई थी। चौधरी दूसरे नंबर की सीढ़ी पर जाकर रुक गया। फिर वो धीरे से बोला, तुम लोगों को पता है मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर इस किले की महारानी की मौत हुई थी, और कहते हैं कि अगर कोई भी अपनी आंखें बंद करके इस सीढ़ी पर खड़ा हो जाए और फिर बार बार बोले, महारानी तुझे महाराज ने बुलाया है, तो उसे महारानी की आत्मा लाल साड़ी में दिखाई देती है। हम उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहे और फिर जोर जोर से हंसने लगे। रामतीर्थ बोला, तूने क्या हमें गधा समझ रखा है क्या, ये कहानियां अपने छोटे भाई को सुनाना। मैं चौधरी से गुस्से में बोला, अबे तूने हमें इस फालतू की बात के लिए यहां बुलाया है। चौधरी के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी, पर उसकी बात थी इतनी अजीब कि हम चाहते हुए भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। चौधरी फिर रामतीर्थ से बोला, तुम्हें मजाक लगता है ना ये, आओ फिर देख ले ये मजाक है या सच। रामतीर्थ तू इधर आ और करके देख ले। रामतीर्थ हंसते हुए दूसरी सीढ़ी पर आ गया और अपनी आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगा। सूरज ढलने को आया था। सारे पक्षी अपने घोंसलों में जा रहे थे। तभी रामतीर्थ अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। हम सब तुरंत उसके पास पहुंच गए। मैं घबरा कर उसका नाम लेने लगा, रामतीर्थ रामतीर्थ आंखें खोल, क्या हुआ तुझे। वो अचानक से उठ बैठा और जोर जोर से हंसने लगा। हा, कितने डरपोक हो तुम लोग, कितनी जल्दी डर जाते हो, रामतीर्थ बोला। मैंने चौधरी की ओर देखा और वो अभी भी चुपचाप खड़ा था। मैं उस दूसरी सीढ़ी पर गया और अपनी आंखें बंद करके वही करने लगा जो चौधरी ने करने को कहा था। महारानी तुझे राजा ने वापस बुलाया है, महारानी तुझे राजा ने वापस बुलाया है, महारानी तुझे राजा। मैं इतना ही बोल सका था कि तभी मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास की जगह पूरी तरह शांत हो चुकी हो। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था, न रामतीर्थ, न चौधरी, न मेरे बाकी के दोस्त। मैं हकलाते हुए बोला, कहाँ छुपे हो तुम लोग? देखो मुझे ये फालतू का मजाक मेरे साथ मत करो, मैं बता देता हूँ पहले ही, तुम लोग ये मजाक मत करो मेरे साथ। तभी मुझे मेरे पैर के नीचे कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा तो खून का तालाब बना हुआ था और मैं उसके बीचों बीच खड़ा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और तभी मुझे मेरे आसपास की घास में कुछ हलचल सुनाई दी। वो किसी औरत की हंसने की आवाज़ थी। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैंने अपने आसपास नज़र घुमाई तो मुझे वो दिखाई दी। वो एक औरत थी। मुझसे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक औरत खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं हिम्मत करके बोला। वो औरत मेरे पास आने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। उस औरत के चेहरे पर खाल ही नहीं थी, उसका सिर फटा हुआ था। उसके सिर से बाहर मांस गिर रहा था। वो मेरी ओर बढ़ते हुए भयानक आवाज में बोली, महाराजा कहाँ है? उसकी भयानक आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए
वो जोर जोर से हंसने लगी। मैं अपनी जगह पर से ही हिल नहीं पा रहा था। चारों ओर अंधेरा छाता जा रहा था। वो मेरे काफी करीब आ चुकी थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं पसीना पसीना हो चुका था। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर एक कदम पीछे की ओर लिया। बस इतना करते ही मैं फिसल कर गिर पड़ा और मेरे होश खो दिए। मेरी जब आँख खुली तो मैं दादाजी के कमरे में लेटा हुआ था। मेरे चारों ओर मेरे दोस्त और मेरी दादी भी थी। मेरी आँख खुलते ही मेरी दादी ने मुझे गले से लगा लिया। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। लालू मुझे बोला, भाई तू ठीक है ना, क्या हो गया था तुझे? उसका सवाल सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मुझे क्या हो गया था मुझे? चौधरी पीछे से बोला, तू उन सीढ़ियों पर बेहोश हो गया था। हमें लगा तू राम तीर्थ की तरह मजाक कर रहा है, पर जब काफी देर तक तूने आंखें नहीं खोली तो हम काफी घबरा गए। हम तुझे उठाकर सीधा यहाँ ले आए। उसकी बात सुनकर मुझे मेरे साथ हुई एक एक चीज याद आने लगी। मैं डर से कांप रहा था। मेरी आंखों में डर देखकर मेरी दादी बोली, क्या हुआ बेटा, तुझे बुखार तो नहीं? वो मेरा हाथ देखने लगी। मैंने उनसे पूछा, दादी दादाजी कहाँ है? उसने मुझे बताया कि वो पास के गांव में पूजा करने गए हैं। मैंने अपनी दादी को मेरे साथ हुई घटना के बारे में कुछ नहीं बताया और उससे बोला कि शायद धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे। मेरे दोस्त वहां से एक एक करके जाने लगे, पर चौधरी नहीं गया। जब मेरे सारे दोस्त चले गए तब उसने मुझे पूछा, तुझे वो दिखाई दी थी ना? हाँ, मैं धीरे से बोला। पर तुझे कैसे पता चौधरी? वो मुझसे धीरे से बोला, देख मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर मैंने तुझसे जो कहा था वो सच था ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने अपने आसपास देखा और बोला, तुझे पता है वो रामू का की मौत कैसे हुई थी? वही औरत उन्हें लेके गई थी। हाँ, वही महारानी। उसने मुझे गंभीरता से बोला, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, समझा? दादी को भी घर से बाहर मत निकलने देना। कल दादाजी आ जाएंगे तो उन्हें हम दोनों सारी बात बता देंगे। मैंने उससे पूछा कि घर से बाहर नहीं निकलना इसका क्या मतलब है? वो बोला, मतलब वो आज रात तुझे लेने आएगी। कहते हैं जो भी महारानी को देख लेता है वो उसे लेने आती है। मैं उसकी बात सुनकर आकड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई हो। वो फिर बोला, तुझे मेरी बात पर पहले भी भरोसा नहीं था, पर अब तो हो गया ना। मेरी बात मान, आज अपने घर से बाहर कदम मत रखना। मैंने हाँ में सर हिलाया और चौधरी चलता बना। अब रात हो चुकी थी। गांव में लोग वैसे भी जल्दी सो जाते हैं, इसीलिए रात 8 बजे ही पूरा गांव शांत हो चुका था। बस झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। मैंने दादी के साथ खाना खाया और उनके साथ छत पर सोने चला गया। मेरी आँख कब लग गई मुझे पता नहीं चला। कुछ घंटों बाद मेरी नींद किसी आवाज़ से टूट गई। हमारे घर के आसपास के कुत्ते बहुत जोरों से भौंक रहे थे। मैं उठा और छत से देखने लगा कि वो किस चीज पर भौंक रहे हैं। वो एक बिल्ली थी, काली बिल्ली, जो पेड़ पर चढ़ी हुई थी। मैंने उसकी ओर देखा तो वो झट से पेड़ से कूद गई। मैं नींद की हालत में छत से नीचे गया पानी पीने के लिए। मैं वापस जाने वाला ही था, पर तभी मुझे टॉयलेट जाने का एहसास हुआ। अब आप लोग को तो पता ही है, ज़्यादातर गांव में वॉशरूम होते नहीं है या घर के बाहर और दूर होते हैं। मेरे दादाजी के घर से थोड़ी ही दूर बाथरूम था। मैं वहाँ जाने लगा। उस समय मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। आसमान में चांद पूरा निकला था, पर अंधेरा अंधेरा किसी काली चादर की तरह जमीन पर बिछा हुआ था। खैर, मैं बाथरूम से बाहर आया और इधर उधर अपनी निगाहें घुमाने लगा। तभी मुझे घर के दरवाजे के सामने दादी खड़ी हुई दिखाई दी। वो मुझे देखकर मेरे पास आई
और बोली, कहाँ चला गया था रे तू? मुझे नहीं उठा सकता था क्या? मैं दादी को शांत करते हुए बोला, अरे दादी चिल्लाओ मत, रात हो रही है, चलो सोने चलते हैं। मैंने दादी का हाथ पकड़ा और चलने लगा। मैं जैसे ही दादी के साथ दरवाजे के पास जाने लगा, तभी मुझे घर के छत पर कोई खड़ा दिखाई देता है, कोई परछाई। मेरी आंखों में अभी भी हल्की नींद थी। मैंने अपनी आंखों को उस इंसान सी दिखने वाली आकृति की ओर टिकाया और तब मुझे पता चला वो कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी थी। मेरा दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो वही आकृति थी जो छत पर खड़ी हुई थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और तभी मुझे मेरे हाथ में कुछ गीला सा महसूस हुआ। मैंने अपनी हाथ की ओर देखा जिससे मेरी दादी ने पकड़ा हुआ था, तो मुझे पता चलता है कि मेरा हाथ लहूलुहान हो चुका था। अब मेरे दिमाग में मेरी दोस्त की बताई हुई सारी बातें बाढ़ की तरह बह रही थी। मैंने हिम्मत करके उस औरत के चेहरे की ओर देखा और मैं सहम गया। वो वही थी, वो वही थी, महारानी।